हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा था और जो डिफरेंट हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड की थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जैसे कि सटन था, बैटिसन था, मॉर्गन था। ठीक है। तो जो मेन लिंकेज का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। और मॉर्गन ने किस चीज़ पे वर्क किया था वो आज हम देखेंगे। ठीक है। तो मेनली मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था और हम देखेंगे कि कौन से वर्क के बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो उसने क्या किया था? उसने ड्रोसोफिलास को क्रॉस कराए थे। कौन से ड्रोसोफिलास को? जिसके नॉर्मल बॉडी था, ठीक है, कलर, और नॉर्मल विंग्स थे, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे दो क्रोमोसोम से डिनोट किया है, दैट इज कैपिटल बी और कैपिटल वी। तो बी इज़ फॉर बॉडी एंड वी फॉर कैपिटल वी फॉर नॉर्मल विंग्स। ठीक है। तो वैसे ही उसने इसको क्रॉस किया किसके साथ? एक रेसेसिव होमोजाइगस के साथ। रेसेसिव होमोजाइगस इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। और दिस इज द डोमिनेंट डोमिनेंट होमोजाइगस विच आर, ये दोनों क्या है? ट्रू ब्रीड है। ठीक है। तो इनको क्रॉस किया उसने। तो बी बी स्मॉल वी। तो हमें पता है यहाँ से गैमेट फॉर्म होगा कौन सा? एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म होगा, दैट इज द बी और वी। ठीक है। और यहाँ से भी एक टाइप का ही गैमेट फॉर्म होगा, दैट इज स्मॉल वी। तो उसको क्रॉस कराया उसने। क्रॉस करने के बाद हमारा हाइब्रिड यहाँ पे मिला, दैट इज बी कैपिटल वी स्मॉल वी। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिखाएंगे तो इस तरह से होगा, कैपिटल स्मॉल वी कैपिटल बी कैपिटल वी। ओके, दिस इज अ स्मॉल वी। तो दिस इज आवर हाइब्रिड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या था? F1 जनरेशन था दैट इज नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। ओके। देन इसी जनरेशन का मॉर्गन ने क्या किया? टेस्ट क्रॉस करा। टेस्ट क्रॉस मैंने आपको हमेशा बताया किसके साथ होता है? जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ, या रिसेसिव जो भी ब्रीड होगा उसके साथ, दैट इज अगेन स्मॉल वी। तो अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो स्मॉल वी। तो इसको क्रॉस कराया उसने। क्रॉस करने के बाद अब देखो यहाँ से गेमेट्स, कौन से टाइप्स के गेमेट्स फॉर्म होंगे? यहाँ पे चार टाइप्स के गेमेट्स फॉर्म होंगे। एक है कैपिटल वी, ओके। दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल वी। तीसरा है स्मॉल वी कैपिटल वी। चौथा है स्मॉल वी। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चार टाइप से गेमेट्स कहाँ से फॉर्म हुए? यहाँ पे सिर्फ दो टाइप्स के गेमेट्स फॉर्म होने चाहिए। एक है कैपिटल वी और दूसरा स्मॉल वी। तो चार टाइप्स के गेमेट इसलिए फॉर्म हुए यहाँ पे। ये जो दो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, दैट इज द कैपिटल वी और स्मॉल वी कैपिटल, वो इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि गेमेट फॉर्मेशन के मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो क्रोमोसोम है सेगमेंट उनका एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। कियास्मा इस तरह से आपने देखा होगा मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में इस तरह से कियास्मा फॉर्मेशन होता है। कियास्मा फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेगमेंट्स है उनका एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। एक्सचेंज होने की वजह से ये दो जो रिकम्बिनेशन है गैमेट्स वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से, कैपिटल बी। अगर यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो गया कैपिटल बी स्मॉल वी और स्मॉल बी कैपिटल वी, तो ये दो टाइप्स के गैमेट्स हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो मेंडल ने ये रिकम्बिनेशन नहीं बताया था, बट मॉर्गन ने इसी रिकम्बिनेशन को उसने बताया था। ओके। तो इसलिए यहाँ पे चार टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे रिकम्बिनेशन भी हुआ। तो दोनों क्या है? होमोजाइगस से सेम है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही सेम चीज़ वहाँ पे गैमेट फॉर्म होगी। ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, तो आप खुद देख सकते हैं कैपिटल बी। तो ये क्या आएगा? कैपिटल बी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, एक ये आ गया। फिर उसके बाद कैपिटल बी, अब अब इसका है इसके साथ, इसका है इसके साथ, इसको हम चार उसमें बनाएंगे, दैट इज़ कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। देन स्मॉल वी, वैसे ही स्मॉल बी कैपिटल वी स्मॉल वी, देन स्मॉल वी। तो यहाँ पे जो हमारा जनरेशन बनेगा दैट इज़
सॉरी, नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स। देन यहाँ पे ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स। देन यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा इस केस में, दैट इज ब्लैक बॉडी, नॉर्मल विंग्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन ब्लैक बॉडी और स्मॉल वी है तो क्या आएगा, वेस्टिजियल विंग्स। तो टोटल उसको जो रिजल्ट आए थे, टोटल आया था 1 2 6 8 प्लांट्स के रिजल्ट्स आए थे। ओके, फिर उसके बाद 8 प्लांट में से जो 586 प्लांट था वो था नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स। ठीक है, देन 465 जो थे दैट वाज ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। तो उसमें से 106 जो प्लांट थे वो क्या थे, 106 प्लांट थे दैट इज ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। तो ये दैट इज 111। ठीक है, 111 जो प्लांट्स थे दैट वर ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। देन ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स थे 465। ओके, 465 ये था ब्लैक बॉडी सॉरी, यहाँ पे नॉर्मल बॉडी आएगा, ब्लैक दिख दिया, नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स आएंगे 106। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये बनता है, परसेंटेज में निकालेंगे तो 46%, ये 37% और ये 8% और ये बनता है 9%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा था, दैट इज़ ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स और नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स, जो क्या थे हमारे पेरेंटल टाइप थे। नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स कितने हैं, 46%, और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स कितने हैं, 37%। ठीक है, तो उसने इस क्रॉसेस के बेस पे कहा कि जो बॉडी कलर और विंग्स के लिए है वो जीन्स क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, तो वो मोस्टली लिंकेज दिखाते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई जो F2 जनरेशन है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स थे दे वेर द पेरेंटल टाइप। ठीक है, तो ये जो पहले पहले जो क्रॉस किया था हमने उस टाइप्स के जो मैक्सिमम जो प्लांट्स थे वो इस टाइप्स के थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स है वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पे दो और आपको देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिकम्बिनेंट टाइप। क्या बोलते हैं इसको, रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट टाइप। तो ये रिकम्बिनेंट टाइप कैसे फॉर्म हुआ, ये रिकम्बिनेंट टाइप फॉर्म हुआ क्रॉसिंग ओवर से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से ये फॉर्म हुआ। तो ये जो चीज़ है वो बाय लक मेंडल को देखने को नहीं मिला, बट मॉर्गन को ये देखने को मिला। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपने जो थ्योरीज थे वो दिए। ओके, तो जो उसने कुछ टाइप्स के जीन अरेंजमेंट के बारे में बताया था। तो जो पहला जीन अरेंजमेंट था मॉर्गन का, तो मेनली उसने 2 टाइप्स ऑफ जीन अरेंजमेंट उसने बताया। एक है सिस अरेंजमेंट और दूसरा था ट्रांस अरेंजमेंट, जीन्स के अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो सिस अरेंजमेंट क्या होता है, इन विच टू वाइल्ड टाइप और नॉर्मल जीन्स, ठीक है, जो म्यूटेंट नहीं है, जो रिसेसिव नहीं है, नॉर्मल जीन्स लाई ऑन द होमोलोग वाइल टू mutants types of genes lie on other homologous
क्रोमोसोम। उसका मतलब क्या है कि जो दो वाइल्ड टाइप है, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कैपिटल वी और स्मॉल वी, तो उसने कहा कि टू वाइल्ड टाइप जो नॉर्मल जीन्स है, जिसको हम इसको हम वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल जीन्स भी बोलते हैं कैपिटल को, ठीक है, तो वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, और जो रिसेसिव है या जो म्यूटेंट है स्मॉल वी और स्मॉल बी, वो दूसरे होमोलॉग पे प्रेजेंट, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक पे पूरा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा या म्यूटेंट या वाइल्ड टाइप प्रेजेंट होगा, और एक पे या तो रिसेसिव प्रेजेंट होगा या जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, दोनों म्यूटेंट है, ये दोनों क्या है, दोनों डोमिनेंट है, या दोनों क्या है, वाइल्ड टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप के जीन अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इस टाइप के जीन अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। अब उसके बाद दूसरा आता है ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है, इन विच each homologous chromosome is with a dominant gene of first gene pair and a recessive gene of second gene pair। तो इसमें ये जो केस है वो उलट हो जाता है, दैट इज कैपिटल बी और एक स्मॉल वी, और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे क्रोमोसोम पे, उसी होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्मॉल बी और कैपिटल वी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट, जिसमें क्या है, जिसमें एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, और दूसरे क्रोमोसोम पे एक रेसेसिव है और एक डोमिनेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट और इस टाइप के अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, जहाँ पे दोनों डोमिनेंट या दोनों म्यूटेंट एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस अरेंजमेंट। और इसको हम सिस लिंकेज भी बोलते हैं, ओके, सिस अरेंजमेंट भी बोलते हैं, सिस लिंकेज भी बोलते हैं। और दूसरा ही ये वाला कैपिटल वी स्मॉल वी, जहाँ पे एक क्रोमोसोम पे सिर्फ एक डोमिनेंट प्रेजेंट है और एक रेसेसिव प्रेजेंट है, और दूसरे क्रोमोसोम पे एक रेसेसिव प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट प्रेजेंट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट का क्या बोलते हैं, हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो बैटिसन और पुनेट ने दिया था, जो थ्योरी, दैट इज द रिपल्शन और कपलिंग थ्योरी, तो उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। रिपल्शन और कपलिंग थ्योरी उसको एक्सप्लेन करता है। तो जब दोनों डोमिनेंट एक जीन पे प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइम पे कपलिंग थ्योरी होगी, दैट इज कैपिटल हमेशा कैपिटल वी के साथ रहने की कोशिश करता है, ठीक है। बट जब वही जो डोमिनेंट है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइम पे वो रिपल्शन करते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उस थ्योरी को ये जीन अरेंजमेंट ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब उसी के बेसिस पे मॉर्गन ने एक थ्योरी दिया था, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ओके। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन एंड कैसल इन 1911। तो उन्होंने एक थ्योरी फॉर्मुलेट किया था, जिसको क्या कहा था उन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स थे, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सबसे पहला था द जीन्स विच शो लिंकेज आर situated in the same pair of क्रोमोसोम, ठीक है। तो जिस जीन में भी लिंकेज होगा, तो वो हमेशा एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे बी और कैपिटल वी के बीच में लिंकेज है, तो वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल वी के बीच में लिंकेज है, तो वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल वी के बीच में लिंकेज नहीं है, तो इसीलिए वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिंकेज किसके बीच में, कैपिटल बी और स्मॉल वी के बीच में, और यहाँ पे स्मॉल बी और कैपिटल वी के बीच में लिंकेज है। तो जिसके बीच में भी लिंकेज होगा, वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, ना कि अलग क्रोमोसोम पे। अलग क्रोमोसोम पे अगर वो प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे उनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी और वी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज ए लिंकेज बिटवीन कैपिटल बी एंड स्मॉल वी, ओके। तो ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जीन्स आर अरेंज्ड इन अ linear fashion in the chromosome, that is
लिंकेज ऑफ जीन इज लीनियर। और उसने क्या कहा, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो जीन्स प्रेजेंट होंगे एक क्रोमोसोम पे तो वो लीनियरली प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ABCDEFG, तो वो इस तरीके से अरेंज होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे A और B दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे C और D दोनों प्रेजेंट है, ऐसा नहीं, तो वो प्रेजेंट होंगे लीनियरली। A यहाँ पे जीन है, B यहाँ पे जीन है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, और यही लीनियर अरेंजमेंट एक ग्रुप बनाता है। देन उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिंकेज का इस थ्योरी का, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन the linked genes is inversely proportional to the strength of linkage। ठीक है, तो उसने क्या कहा, the distance between the linked gene is inversely proportional to the strength of linkage। linkage is inversely proportional to the strength of linkage। तो इसका मतलब क्या है, लिंकेज किस पे डिपेंड है, जो डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। फॉर एग्जांपल, जितना डिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये ए है ये बी है, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लिंकेज वीक होगा। ओके, लार्ज डिस्टेंस लिंकेज वीक। ठीक है, अगर स्मॉल डिस्टेंस होगा ए बी, देखो इसमें कितना शॉर्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लिंकेज। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना लिंकेज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना जो लिंकेज क्या होगा वो वीक होगा। तो ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथा क्या है, द लिंक्ड जीन्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल combination during the course of inheritance। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो लिंक जीन्स हैं दे रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस का कोर्स हो रहा होगा या जब इन जीन्स इनहेरिट हो रहे होंगे, ठीक है, गेमेट्स में, तो वो अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में रहने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में रहने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी होगा या स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, तो वो इसी कॉम्बिनेशन में रहने की कोशिश करते हैं जब भी वो गेमेट्स में इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी, इट हैज़ ए इट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम साइटोलॉजिस्ट एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है। सो साथ साथ में क्या है, जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड वेन एवर over 50% of gametes produced have parental combination of genes and less than 50% gametes are with new combination of genes। तो recombinants और crossover types never exceed 50%। तो वो कहता है कि जीन्स हमेशा लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, जब भी हम गेमेट्स में देखेंगे कि 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है या जो भी टाइप्स है वो पेरेंटल गेमेट्स होंगे। ठीक है, और अगर 50% से कम रिकम्बिनेंट होंगे, ठीक है, 50% से कम रिकम्बिनेंट होंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि वो जीन्स क्या है, लिंक्ड जीन्स हैं। जैसे कि हमने उसमें देखा था, इसमें देखो कितने हैं जो न्यू कॉम्बिनेशन है, ये दोनों क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल नहीं है। ठीक है, तो ये क्रॉसओवर की वजह से हुआ है। तो इनका जो हम देखेंगे ऑफस्प्रिंग में, तो 8% और 9% है, तो 50% से वो कम है। ओके, तो इनका देखो 37% है, 46% है, तो मीन्स इनका जो पॉपुलेशन है 37 + 46 इट इज़ अराउंड 8 9 6 ना 16 17। ठीक है, तो ये
83% के आसपास होता है, ठीक है। 83% जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, पेरेंटल टाइप है, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप मीन्स नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी, वेस्टिजियल विंग्स, जो क्या है उसका पेरेंटल टाइप था, ठीक है। और न्यू कॉम्बिनेशन कौन से, सिर्फ 8% प्लस 9 इक्वल टू 17%। 17% जो आपको ऑफस्प्रिंग दिख रहा है दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन, जो किससे बना है, क्रॉसओवर की वजह से बना है। तो अगर ऐसा हुआ तो तभी हम बोलेंगे कि जीन्स क्या है, लिंक्ड है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17% न्यू कॉम्बिनेशन से, न्यू कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, पेरेंटल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर 17% की जगह पे 60% आपको न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिला और 30% 40% आपको पेरेंटल देखने को मिला, तो वहाँ पे जीन्स के बीच में लिंकेज नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लेना आप, ओके। क्योंकि लिंकेज कभी 50%, रिकॉम्बिनेशन कभी 50% से ऊपर नहीं जाता है, ओके। तो ये इसने बताया, किसने, मॉर्गन ने बताया, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब उसके बाद लिंकेज ग्रुप्स, जो मैंने आपको कल बताया था लिंकेज ग्रुप्स के बारे में, लिंकेज ग्रुप्स। तो लिंकेज ग्रुप्स में क्या होता है, ऑल जीन्स इन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम फ्रॉम ए फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये आपको क्रोमोसोम नंबर 1, अगर हम बात करेंगे किसकी, पी प्लांट की, तो पी प्लांट में 7 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। दैट इज 7 होगा तो कितना होगा, दैट इज 14 डिप्लॉइड है वो, क्योंकि, ठीक है। 1 क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6 और क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है। तो 7 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्या है, होमोलोगस। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी होती है, इसलिए हम 2n=7 2n=14 बोलेंगे, ठीक है। और n=7, दिस इज द डिप्लॉइड कंडीशन एंड दिस इज द हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो जब भी गैमेट फॉर्म होगा तो हर एक गैमेट में मियोसिस होने की वजह से 7 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल जीन्स इन ए पर्टिकुलर, इसमें आप देखो बहुत सारे जीन्स होंगे, जिससे कि ABCDEF, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे GHIJK, यहाँ पे LMNOP, यहाँ पे QRST, यहाँ पे UV, यहाँ पे WX, यहाँ पे YZ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा ABCDEF यहाँ पे LMNOP QRST UVWXYZ, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दोनों में सेम होगा। तो तो जो भी जीन्स एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। सो सिंस लिंक जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम, it follows that the number of linkage group in an animal or plant is equal to the number of pairs of chromosome in its cell. So this hypothesis was given by Sutton। तो ये जो hypothesis था वो किसने दिया था, लिंकेज ग्रुप के बारे में वो सटन ने दिया था, and was verified by experiments of ड्रोसोफिला मेलोगास्टर बाय मॉर्गन, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी वो सटन ने दिया था और इसको अप्रूव किया था किसने, या इसको वेरीफाई किया था किसने, मॉर्गन ने, बाय इट्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ओके। सो ड्रोसोफिला, तो अगर हम पी प्लांट की बात करेंगे, पाइसम स्टाइवम की, तो उसमें कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 7 क्रोमोसोम रहते हैं, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो हम अगर उसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, 7 लिंकेज ग्रुप्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 7 लिंकेज ग्रुप्स, क्योंकि 7 क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो हम ड्रोसोफिला में क्या बोलेंगे, ड्रोसोफिला हैज़ 4 लिंकेज ग्रुप्स। तो ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ह्यूमंस में कितने, ड्रोसोफिला में कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं, या लिंकेज ग्रुप हम किसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के पास मैंने आपको कल ही बताया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगर हम मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 23 लिंकेज ग्रुप्स। और मेल में क्या रहता है, मेल में 23+1, तो हम 24 लिंकेज ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि मेल में जो एक्स, फीमेल में एक्स एक्स होता है बट मेल में एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हम 24 लिंकेज ग्रुप यहाँ पे दिखाते हैं, ओके। तो
जो स्मॉल क्रोमोसोम्स होंगे उनके स्मॉल लिंकेज ग्रुप्स होंगे, और जो लार्ज क्रोमोसोम्स हैं उनके लार्ज लिंकेज ग्रुप्स होंगे। जैसे कि एक्स और वाई क्या है, स्मॉल क्रोमोसोम्स हैं, तो उनका जो लिंकेज ग्रुप होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, तो हम एक्स वाई को क्या बोलेंगे, स्मॉल लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। और फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसमें बहुत सारे जीन्स है, तो हम क्या बोलेंगे, लार्ज लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हो गया लिंकेज ग्रुप्स। हो आपको समझ में आया होगा लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। देन अब उसके बाद है काइंड्स ऑफ लिंकेज, काइंड्स या टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो मेनली जो लिंकेज है वो दो टाइप्स के रहते हैं, एक है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज हम किसको बोलेंगे, तो कंप्लीट लिंकेज इज ए फिनोमिना is a phenomena in which two or more characters are inherited together and consistently appear through two or more generations in their original or parental कम्बिनेशन। तो कंप्लीट लिंग्वेज हम उस फिनोमेना को बोलेंगे जिसमें जो दो कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल ये ए और कैपिटल बी है, तो अगर ये कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली और साथ में दो से ज़्यादा जनरेशन में वो कंटिन्यूसली हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस जीन्स को हम क्या बोलेंगे, दे जीन दोज जीन्स आर शोइंग कंप्लीट लिंकेज। हम क्या बोलेंगे कि वो ए और बी क्या दिखा रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज दिखा रहा है। तो F1 में भी आपको ए बी दिखने को दिख रहा है, F2 में भी आपको ए बी साथ में देखने को मिल रहा है, F3 में भी आपको ए बी दोनों साथ में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कंप्लीट लिंकेज है। क्या है, कंप्लीट लिंकेज है। तो द कंप्लीट लिंकेज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज नो ब्रेक इन द जीन कॉम्बिनेशन इन क्रोमोसोम। तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इनमें क्या होता है, जो क्रॉसओवर है वो नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं हम कभी कभार। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन इन दोनों जीन्स के बीच में नहीं हो रहा है, तो नहीं होने की वजह से वो कंटिन्यूसली बार बार वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स में हमको देखने को मिलता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। सो in this crossover does not occur, that is why the linked genes do not separate from to form new combination. So this phenomena is rare and is found in some insects including the male of Drosophila. तो ये जो complete linkage है वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिलता है। सिर्फ कुछ जो इंसेक्ट्स है उसमें ये कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है, तो जिसमें से एक मेल ड्रोसोफिला है। मेल ड्रोसोफिला में ये जो कंप्लीट लिंकेज है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कब होता है, दिस हैपन्स व्हेन क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो एनी ब्रेकेज। जो मैंने आपको बताया कि हमेशा मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसओवर होता है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो क्रॉसओवर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसओवर नहीं होगा, क्रॉसओवर नहीं होगा तो न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, नो न्यू कॉम्बिनेशन। जब न्यू कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेंगे तो हम ए और बी हमेशा साथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। तो जो ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला, उसमें मेनली कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला है। तो उसमें क्या रहता है, जो स्किन कलर है, स्किन कलर और जो विंग साइज है, ठीक है, तो विंग साइज और स्किन कलर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा कंप्लीट लिंकेज का। तो कंप्लीट लिंकेज में हम एग्जांपल लेंगे ड्रोसोफिला का, मेल ड्रोसोफिला का, मेनली उसका जो बॉडी कलर है और स्किन कलर है और जो विंग साइज है। ओके, तो ड्रोसोफिला हैव ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है, जो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। और जब इसको क्रॉस किया, ये मेल है, ओके, तो इस मेल को हमने क्रॉस किया फीमेल के साथ, तो जिस फीमेल का क्या होगा जीनोटाइप, नॉर्मल विंग, फिनोटाइप है नॉर्मल विंग और नॉर्मल विंग और नॉर्मल बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, तो स्मॉल वी, कैपिटल वी होगा। उसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो हमारा F1 जनरेशन होगा, तो F1 जनरेशन क्या होगा, F1 जनरेशन होगा आपको कैपिटल बी,
कैपिटल वी, स्मॉल वी। ओके, तो अगर हम इसका फिनोटाइप देखेंगे तो ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग्स, ठीक है। देन हम इसको टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस किसके साथ? हम इसके मेल जो है ऑफस्प्रिंग उसको टेस्ट क्रॉस कराएंगे। कैपिटल वी, स्मॉल वी, दिस इज द मेल ड्रोसोफिला। इसको हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे किसके साथ? जो रिसेसिव फीमेल है उसके साथ, स्मॉल वी के साथ। देन क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी, तो यहाँ से हमें दो गैमेट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल वी। ओके, और यहाँ से आपको एक ही मिलेगा गैमेट, दैट इज स्मॉल वी। ओके, तो जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो आपको यहाँ पे कैपिटल बी, स्मॉल वी, स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, सॉरी, कैपिटल वी, ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, देन स्मॉल वी। ओके, तो वैसे ही इसको क्रॉस करो आप, इसको तो सिंपल आएगा, दैट इज स्मॉल वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी। ओके, तो ये दो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो देखो इसको अगर हम इसका फिनोटाइप देखेंगे तो दैट इज ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ओके, इसका देखेंगे तो ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स। तो सारे के सारे क्या है, इस पेरेंटल टाइप्स, ठीक है, क्या है? पेरेंटल टाइप्स। इसमें कोई आपको न्यू रिकम्बिनेशन देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब देखो कैपिटल वी यहाँ पे कैसा होगा, इस तरीके से होगा, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, ठीक है, सॉरी, कैपिटल वी, स्मॉल वी। तो यहाँ पे क्या है, इस केस मेल के केस में, कि इनके बीच में रिकम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज की वजह से यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ड्यूरिंग द पेचिटिन स्टेज, नो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, बट मैंने आपको पहले एक दिखाया था, ठीक है, जहाँ पे हमने आपको पता होगा, जहाँ पे हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, देखो यहाँ पे, नहीं तो रिपल्शन थ्योरी आ गया। ओके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा कैसे बन गए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैक बॉडी, ये जो है फीमेल को हमने लिया, फीमेल को हमने क्रॉस किया मेल के साथ, ठीक है। फीमेल में कंप्लीट लिंकेज नहीं होता, बट मेल में वही जो जीन है वो कंप्लीट लिंकेज दिखाता है। इसकी वजह से यहाँ पे दो गैमेट्स देखने को मिला और यहाँ पे हमको चार गैमेट्स देखने को मिले, क्योंकि फीमेल में कंप्लीट लिंकेज नहीं होता है और मेल में कंप्लीट लिंकेज होता है। कंप्लीट लिंकेज की वजह से यहाँ पे हमको सिर्फ दो गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मेल में भी इनकम्प्लीट लिंकेज होता तो हमको चार कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते, दो हमको एक्स्ट्रा देखने को मिलता, बट यहाँ पे फीमेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर। जब नो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा तो सिर्फ जो ओरिजिनल पोजीशन है वैसे ही वो गैमेट्स में जा रहे हैं, दैट इज कैपिटल वी, स्मॉल वी, ठीक है। तो दो गैमेट्स ही फॉर्म हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसीलिए ये जो एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स का एक्सचेंज होने की वजह से दो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज की बात है, तो वो फीमेल में इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, बट मेल में ड्यू टू कंप्लीट लिंकेज हमको सिर्फ दो गैमेट्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पेरेंटल्स होंगे वो सारे के सारे, जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे पेरेंटल टाइप्स होंगे, दैट इज द ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी नॉर्मल विंग। बट यहाँ पे जो हमने पहला केस दिखाया था मॉर्गन का, वहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहा है, दैट इज यहाँ पे देखो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बॉडी नॉर्मल बॉडी वेस्टिजियल विंग्स, ब्लैक बॉडी नॉर्मल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। यहाँ आपको चार कॉम्बिनेशन, दो न्यू कॉम्बिनेशन दिखते हैं, बट यहाँ पे दो न्यू कॉम्बिनेशन नहीं दिखते क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है। तो अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो क्रॉसओवर नहीं होगा, तो क्रॉसओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। जब क्रॉसओवर नहीं होगा तो यहाँ पे जो दो गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे और जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंटल टाइप ही होंगे, ठीक है। तो जो भी उसने मेंडल्स ने लिया था, तो मेंडल्स के जीन के केस में कंप्लीट लिंकेज था, उसकी वजह से उसको न्यू कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिले। ओके,
तो ये हो गया कंप्लीट लिंकेज। अब उसके बाद तो ये एक है ड्रोसोफिला में, दैट इज बॉडी कलर एंड विंग साइज, ठीक है। तो मेल ड्रोसोफिला में है, और दूसरा और एक भी है दैट इज बेंट विंग्स एंड शेवन ब्रिसल्स। तो ये भी जो क्रोमोसोम है वो फोर्थ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ड्रोसोफिला के। तो ये भी इन दोनों के बीच में बहुत कंप्लीट लिंकेज है, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड या क्लोजली लोकेटेड, और इनके बीच में भी कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा उनमें कनेक्टेड रहती है और क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिलता है। देन दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज involves the accidental or occasional breakage of chromosome segments। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है? एक्सीडेंटल या ओकेजनल ब्रेकेज होता है किसका? क्रोमोसोम का। और ये जो ब्रेकेज है मेनली इट ऑकर्स इन द मियोसिस, द ब्रेकिंग away of chromosome during gametogenesis is accompanied by rejoining in such a way that corresponding segments and hence alleles are interchanged by homologous क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेनली जो इनकम्प्लीट लिंकेज है उसमें एक्सीडेंटल या ओकेजनल ब्रेक देखने को मिलता है। जब ब्रेक होगा तो फिर वो जो क्रोमोसोम है फिर से जुड़ जाते हैं। फिर जुड़ने के बाद जो हमको क्रोमोसोम मिलता है वो आपको कुछ डिफरेंट ही क्रोमोसोम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके बीच में जो सेगमेंट्स है उसका एक्सचेंज हो गया होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे दो जीन्स है ए और बी, ए और बी। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, तो क्या होता है इन दो जीन्स के बीच में क्या होता है? मियोसिस में हमेशा पहले क्रोमोसोम का टेट्राड फॉर्म होता है, ठीक है, ड्यू टू डुप्लीकेशन। देन टेट्राड फॉर्म होने के बाद इस तरीके से जो एक क्रॉसओवर फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कियास्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कियास्मा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कियास्मा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वही क्रॉसिंग ओवर, तब हमको पता चलेगा कि कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्या होता है, जो सेगमेंट्स हैं क्रोमोसोम्स के उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से जो सेगमेंट्स होंगे उनका एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज होने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्मॉल ए दिखाता हूँ, स्मॉल ए स्मॉल बी दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, और इस वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ टेट्राड आपको देखने को मिलता है मेनली मियोसिस में। तो जब इसका एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो वैसे ही अब यहाँ पे सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया है, तो यहाँ पे होगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब देखो, तो अगर इसका जब गेमेट फॉर्म होगा तो गेमेट फॉर्म होने के बाद क्या फॉर्म मिलेगा? देखो, ये क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, ये 4 फॉर्म होंगे, ठीक है। तो एक गेमेट फॉर्म होगा आपका ए बी, आपका एक गेमेट फॉर्म होगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक फॉर्म होगा कैपिटल ए स्मॉल बी, और एक फॉर्म होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे दो जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है किसमें? इनकम्प्लीट लिंकेज में, ठीक है। तो अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो आपको सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट से देखने को मिलता है। देखो, ये कंप्लीट लिंकेज है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 गैमेट से मिलते, दैट इज ए
बी, स्मॉल बी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होता, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो सेगमेंट्स है उसका एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ का जो कैपिटल ए है वो इधर जा रहा है, इसका स्मॉल ए इधर आ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। तो उसकी वजह से जो आपको गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे दो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग वहाँ पे डेवलप करता है। ओके, सो इस टाइप के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइप के लिंकेज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इस इंटरचेंज, ठीक है, जो ये सेगमेंट का चेंज हो रहा है, उस सेगमेंट के चेंज होने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट या ग्रेट सिग्निफिकेंस है मेनली हेरिडिटी में। सो इसकी वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से। सो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस्ड बाय मॉर्गन। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है उसको नोटिस किसने किया था, मॉर्गन ने नोटिस किया था। किसमें, जो वाइट आई और मिनिएचर विंग ड्रोसोफिला फ्लाई से उसमें, ठीक है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज के हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो एक ये देखो, मैंने आपको जो पहले बनाया था हमने डायग्राम, तो यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट लिंकेज, तो दिस इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से क्या हो रहा है, ये जो सेगमेंट्स है उनका एक्सचेंज हो रहा है। तो जो मैंने सबसे पहले आपको मॉर्गन का एग्जांपल बताया था, एक्सपेरिमेंट बताया था, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो स्मॉल बी, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, स्मॉल बी इधर जा रहा है, तो दैट्स वाई हमें और एक मिल रहा है, दैट इज द कैपिटल बी स्मॉल वी, ठीक है। एंड ये जो बी है तो वो यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या था, हमेशा देखो कैपिटल बी और कैपिटल वी था साथ में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल बी यहाँ पे चला गया और ये स्मॉल वी है यहाँ पे चला गया। तो हमको दो कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज हो गया सेगमेंट्स का, कैपिटल बी स्मॉल वी के साथ आ गया और स्मॉल बी कैपिटल वी के साथ आ गया। तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स है उसका एक्सचेंज हो गया। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ इनकम्प्लीट लिंकेज में ही देखने को मिलता है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से आपको दो कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, दैट इज द वेस्टिज नॉर्मल बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। ओके, तो ये एक एग्जांपल है किसका, इनकम्प्लीट लिंकेज का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, दैट इज लेथरस ओरेडेटस, उसमें लॉन्ग पोलन और ब्लू फ्लावर है, और रेड फ्लावर और राउंड पोलन है। तो वो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में। तो जिया मेस में भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, इनकम्प्लीट लिंकेज में। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। तो जो पहला है दैट इज द सेक्स, ठीक है। ए नंबर ऑफ एविडेंस शो दैट इन जनरल द हेटेरोग्रामेटिक स्पीशीज has strong linkage and lower crossing over frequencies. It was found that genes for body color and wing size show complete linkage in male Drosophila melanogaster, while same genes show incomplete linkage in फीमेल फ्लाई, ठीक है। तो सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो ऐसा देखा गया है जनरली जो हिटेरोगैमेटिक स्पीशीज हैं तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज, और उनमें लो क्रॉसिंग ओवर जो हिटेरोगैमेटिक स्पीशीज हैं। ओके, जैसे कि एक्स वाई है, हमें एक्स वाई रहता है, तो वैसे ही एक्स ओ रहता है किसी में। तो कुछ एनिमल जिसमें हिटेरोगैमेटिक स्पीशीज है उनमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज देखने को मिलता है और लो क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि एग्जांपल है मेल ड्रोसोफिला। तो मेल ड्रोसोफिला में हमने देखा था बॉडी कलर और विंग साइज के लिए जो जीन था दैट इज कैपिटल बी स्मॉल वी, तो वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज दिखाता है। बट वही फीमेल ड्रोसोफिला में इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज या वीक लिंकेज दिखाता है, वीक लिंकेज। तो ड्रोसोफिला में हमेशा कैपिटल बी स्मॉल वी के साथ रहता है और स्मॉल वी स्मॉल कैपिटल वी के साथ रहता है। बट अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो कैपिटल बी और कैपिटल वी भी आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल वी स्मॉल वी भी आपको देखने को मिलता है, स्मॉल बी और कैपिटल वी भी आपको देखने को मिलता है, स्मॉल बी और स्मॉल वी भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज है। इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से क्या होगा, वीक लिंकेज होगा और स्ट्रॉन्ग और हाई क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉस ओवर, तो आपको क्रॉस ओवर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक सेक्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसके लिंकेज के फैक्टर को इफेक्ट करता है। तो मेल में लिंकेज स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो दूसरा है मैटरनल एज। सो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली शोन बाय सीबी ब्रिजेस, किसने, सीबी ब्रिज ने एक्सपेरिमेंटली क्या शो किया, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड द मैटरनल एज, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेज विथ मैटरनल एज। तो जितना उम्र बढ़ेगी, ठीक है, एज बढ़ेगी, उतना जो लिंकेज है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिंकेज एज के हिसाब से, जैसे ही मैटरनल एज इंक्रीज होगा वैसे जो लिंकेज है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसको बोलेंगे, ओके। देन टेम्परेचर, ये भी लिंकेज पे इफेक्ट करता है। सो साइंटिस्ट था प्लफ, तो उसने कंफर्म किया दैट द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर देन द मीन टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसने देखा कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, किससे, जो मीन टेम्परेचर है दैट इज़ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे हम इंक्रीज भी करते हैं या डिक्रीज भी करते हैं तो जो लिंकेज है, जो परसेंटेज लिंकेज का वो क्या हो जाता है, जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज इज क्रॉसिंग ओवर, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो लिंकेज है वो क्या हो जाता है, लिंकेज वीक हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा तो लिंकेज वीक हो जाएगा, लिंकेज वीक होगा तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर। देन सेंट्रोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है, सेंट्रोमेट्रिक इफेक्ट। तो सेंट्रोमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सेंट्रोमियर से आया है, सेंट्रोमेट्रिक इफेक्ट। तो सेंट्रोमेट्रिक इफेक्ट क्या है, इन्वर्सन क्रोमोसोमल एबर्शन चेंज द पोजीशन ऑफ द centromere due to which though the physical distance between the gene is not changed but the linked genes show reduced crossover frequency। तो आपने सुना होगा जैसे कि इन्वर्शन होता है मेनली क्रोमोसोम्स में, एक क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है, ठीक है। तो इस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, कभी कभार जो ये सेंट्रोमियर है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। या तो वो आगे चला जाएगा, या तो वो सेंटर में आ जाएगा, या तो वो आगे पीछे हो जाता है, मतलब, ओके। तो उस सेंट्रोमेरिक पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो फिजिकल डिस्टेंस है जीन्स के बीच में वो तो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमॉर्गन होगा तो 10 सेंटीमॉर्गन ही रहेगा, बट द लिंक्ड जीन शो रिड्यूस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, बट इनकी जो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब उसका मतलब ये है कि जो लिंकेज है वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंकेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन पांचवा है केमिकल एंड रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट, तो ये केमिकल और रेडिएशन इफेक्ट है वो भी इफेक्ट करता है। तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स सच एस माइटोमाइसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे कि माइटोमाइसिन है, ओके, एंड एक्सरे रेडिएशन decreases the strength between the linked genes and increases the crossover frequency। तो ये माइटोमाइसिन और जो ये एक्सरे है वो क्या करता है, जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, और जो लिंकेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लिंकेज विल डिक्रीज एंड क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीज, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे अगर एक्सरे से उस पर कुछ इफेक्ट हुआ होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है, सेक्स, मैटरनल एज, देन टेम्परेचर, देन जो सेंट्रोमेट्रिक इफेक्ट है, देन फाइनली द केमिकल एंड रेडिएशन इफेक्ट। तो ये क्या करता है, ये आप लिंकेज पे इफेक्ट करता है। देन जो लास्ट है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज क्या करता है, ग्रेटली रिड्यूस द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। न्यू कॉम्बिनेशंस बनने के जो चांसेस है उसको कम कर देता है इन द गैमेट्स में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर
यूज़फुल फॉर क्रोमोसोमल मैपिंग। तो क्रोमोसोमल मैपिंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें जीन्स के अरेंजमेंट का पता चले कि जीन्स कहाँ पे अरेंज है। और हमेशा याद रखना, जब भी हम दो जीन्स का डिस्टेंस नापते हैं, तो हम उसको किस में नापते हैं, सेंटी मॉर्गन में नापते हैं। किस में, सेंटी मॉर्गन में। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में 10 सेंटी मॉर्गन का डिस्टेंस होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 10 सेंटी मॉर्गन। ठीक है, और इनमें रिकम्बिनेशन भी 10% होगी। कितना होगी रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, 10%। ठीक है, तो 10% रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का मतलब है 10 सेंटी मॉर्गन इन ए और बी के बीच में डिस्टेंस है। तो हमेशा याद रखना, जो मेजरिंग यूनिट है, जो जेनेटिक डिस्टेंस है जीन्स के बीच में नापने के लिए, वो क्या है, दैट इज़ अ सेंटी, और उसके आगे लगना सेंटी मॉर्गन, दैट इज स्मॉल सी एंड कैपिटल M. So this is all about the linkage and factor affecting linkage and chromosomal theory of linkage and significance of linkage. So in the next lecture we will start the crossing over, या जिसको हम क्या बोलते हैं, that is the recombination. Okay, thank you.